नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जेल जाने की खबरों से पूरा मीडिया भरा पड़ा है। समाचार पत्रों में, खासतौर से टीवी चैनलों पर इस बात की बहुत चर्चा हो रही है और सारे कांग्रेसी घबराए हुए हैं। लेकिन जनता को ये समझ में नहीं आ रहा कि मामला है क्या। और इस तरह का पेचीदा है कि समझ में नहीं आ रहा कि किसका पैसा किसने ले लिया, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। और जो कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को और कंफ्यूज करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसमें कोई घपला घोटाला नहीं है। तो इस मुद्दे पर यंग इंडिया क्या है, क्यों बनी, एजेएल क्या था और उसका राहुल गांधी से कैसे संबंध जुड़ा, और जिस घपले घोटाले की बात की जा रही है आफ्टर ऑल वो है क्या, कैसे इसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व हो गई और ये मामला कैसे सरफेस हुआ, और क्या सरकार ने ये मामला शुरू किया या किसी और ने। तो इस पूरे मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे समझने में। और ये बात हमेशा हमेशा के लिए आपको समझ में आएगी कि घपला घोटाला कैसे किया था। जो घपला घोटाला है उसकी शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले जानते हैं कि एजीएल, एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड कंपनी क्या है। ये कंपनी 1937 में गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के रूप में बनाई गई थी। इसके अंतर्गत कांग्रेस को 3 समाचार पत्र प्रकाशित करने थे। एक का नाम था नेशनल हेरल्ड, दूसरे का नाम था नवजीवन और तीसरा था कौमी आवाज। ये क्रमशः इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में निकाले जाने थे। और ये तीनों ही कांग्रेस की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए निकाले गए थे। आजकल आपने सुना होगा जिसे शिवसेना का मुखपत्र होता है सामना, ठीक उसी तरीके से। तो जब किसी पार्टी विशेष का समाचार पत्र निकलता है, उसकी हमेशा अच्छाइयां आती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को इग्नोर कर दिया जाता है या इस ढंग से मैनिपुलेट किया जाता है कि वो जो ऑनर है पेपर का यानी कांग्रेस है उसके हिसाब से समाचार निकले, तो फिर उसकी स्वीकार्यता कम हो जाती है। और यही हुआ इन तीनों पेपर के साथ में, धीरे धीरे इनकी स्वीकार्यता कम होती रही और आखिरकार 2008 में ये समाचार पत्र बंद हो गए। तो ये जो एजीएल, एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड कंपनी है, जो 1937 में बनी थी, इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पैसा लगा था, कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पैसा लगा था। इसमें टोटल 5,000 शेयर होल्डर्स थे और इसमें सब ने जो पैसा लगाया था उसकी कुल जमा पूंजी 5 लाख रुपए थी। तो उस 5 लाख रुपए की पेडअप कैपिटल के सहारे एसोसिएट जनरल्स चल रहा था और 3 पेपर निकाल रहा था। और जैसा कि मैंने बताया कि 2008 में ये पेपर निकलने बंद हो गए। और ये समझना जरूरी है कि जो ये एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड है, इसके पास 3 शहरों में, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई में काफी परिसंपत्तियां हैं। आज इनकी कीमत आकी गई है लगभग 5,000 करोड़ रुपए। और ये बहुत प्राइम लोकेलिटीज हैं, जैसे लखनऊ में हजरतगंज के पास में है, मुंबई में भी बहुत पोस्ट लोकेलिटी में है, और इसी तरीके से दिल्ली में तो 10,000 स्क्वायर मीटर पे बनी हुई एक 6 मंजिला बिल्डिंग है। तो इस तरीके से ये बेस कीमती परिसंपत्तियां हैं। तो अब जो स्टोरी ऐसे होती है कि कांग्रेस ने, जो एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड है, चूंकि उनके पास पैसे की कमी थी, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने पास से 90.25 यानी 90 करोड़ रुपए उनको दिए, ताकि वो अपना रिहेबिलिटेशन प्लान कर सकें और तीनों समाचार पत्रों का प्रकाशन कर सकें। ये घटना होती है 2008 के ठीक बाद। और ये जो ऋण दिया गया एजेएल को, ये ब्याज मुक्त ऋण था। और अपेक्षा ये थी कि जैसे एजेएल कंपनी परफॉर्म करने लगेगी पैसा वापस हो जाएगा। ये ठीक उसी तरीके से था जैसे कोई बैंक अपने कस्टमर को लोन देता है और जिसे अपेक्षा ही होती है कि वो अपनी कमाई करने के बाद में पैसा वापस कर देगा। लेकिन 2010 में एक कंपनी बनाई, वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी थी, उसका नाम रखा गया यंग इंडिया। और यंग इंडिया कंपनी में जो शेयर होल्डर्स थे वो 4 प्रमुख शेयर होल्डर थे: सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस। इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास क्रमशः 38% शेयर थे और ऑस्कर फर्नांडिस
और मोतीलाल वोरा के पास 12% ईच शेयर थे। तो 76% गांधी परिवार के पास, 24% बाकी लोगों के पास। तो आप जानते हैं किसी कंपनी में जिसकी शेयर होल्डिंग ज्यादा होती है वो उस कंपनी का स्वामी माना जाता है। इसके बाद जो यंग इंडिया कंपनी थी उसने एजीएल का अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण करने में क्या करना पड़ा, इस कंपनी के पास 90 करोड़ का लोन था कांग्रेस का। तो वो जो कांग्रेस का लोन था, लोन बुक थी, वो भी यंग इंडिया के पास आ गई। मतलब यंग इंडिया ने उसकी देनदारी भी ले ली। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने पैसा दिया था तो कांग्रेस को पैसा कैसे मिले? तो यंग इंडिया ने 50 लाख रुपए दे दिए कांग्रेस को। यानी जो 90 करोड़ रुपए का लोन का पोर्टफोलियो खरीदा या जो देनदारी ली, उसके एवज में 50 लाख रुपए कांग्रेस को दे दिए। तो अगर आप निकालें 90.25 से 50 लाख निकाल दें तो ये 89.75 करोड़ का तो सरप्लस तुरंत हो गया। ये फायदे का सौदा हो गया। 90.25 की जो शेयर होल्डिंग मिली उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया, इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया, और ये इक्विटी भी उन्हीं चार लोगों में उनकी जो शेयर होल्डिंग थी उसके हिसाब से दे दिए गए। अब सवाल ये कि इससे इस एजीएल का या यंग इंडिया का क्या भला होना था? लोन समाप्त हो गया, कांग्रेस तर्क देती है कि वो एजीएल का लोन समाप्त हो गया तो कंपनी मजबूत हो गई, लेकिन पेपर तो नहीं निकले। हुआ ये कि 76% शेयर होल्डिंग के साथ में गांधी परिवार का इस पर कब्जा हो गया। एजीएल के पास, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, 5,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां हैं, और वो उन परिसंपत्तियों पे राहुल और सोनिया गांधी का कब्जा हो गया। साधारण सी बात यह है। तो जो एजीएल की परिसंपत्तियां थी, पेपर तो नहीं निकालना था, पेपर नहीं निकले। जो लोन दिया था, अच्छे उद्देश्य से दिया था, बुरे उद्देश्य से दिया था, लेकिन लोन वसूल नहीं हो पाया। इस तरीके से ये जो मामला है, 5,000 करोड़ की परिसंपत्तियां हड़पने का मामला है। ये इतना सा मामला है। अब क्यों इतना हो हल्ला मच रहा है? क्या उनके पास डिफेंस मैकेनिज्म है कांग्रेस के पास? भाजपा क्या कहती है और बाकी लोग क्या कहते हैं, न्यायालय क्या कहता है? तो इसमें समझने वाली बात यह है, जो सबसे पहले समझना है कि इसमें परेशानी क्या है, किसको क्या परेशानी है। परेशानी यह है, सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान को, व्यक्ति को कोई व्यवसाय चलाने के लिए लोन नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं स्वयं चंदा स्वीकार करती हैं, और इनका जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके हिसाब से ये किसी को ऋण नहीं दे सकती। लेकिन कांग्रेस ने तो दिया, एजेल को 90.25 करोड़ रुपए का ऋण दिया अपने पास से। तो पहली गलती कांग्रेस की है, और ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा प्रश्न है कि यंग इंडिया कंपनी, जो राहुल और सोनिया गांधी की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग कंपनी है, उसकी पेडअप कैपिटल सिर्फ 5 लाख रुपए थी, और उन्होंने 90 करोड़ रुपए के जो लोन पोर्टफोलियो है उसको 50 लाख रुपए में खरीदा। ठीक है, कंपनी के पास 5 लाख रुपए थे, 50 लाख रुपए का उसने सौदा किया। तो बाकी के 45 लाख रुपए कहां से आए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपए का भुगतान किया यंग इंडिया ने। तो इन 50 लाख रुपयों का कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। तकनीकी तौर पर तो मार्केट में जब कोई लोन पोर्टफोलियो परचेज होता है, बैंक्स के लोन पोर्टफोलियो बिकते हैं, डिस्काउंटेड रेट पे बिकते हैं, लेकिन 90 करोड़ का लोन पोर्टफोलियो 50 लाख में बिके अपनी तरह का अनूठा है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि वो 50 लाख रुपए भी कहां से आए? क्योंकि इन 50 लाख रुपयों का राहुल गांधी और सोनिया गांधी की आयकर विवरणी में और कांग्रेस की आयकर विवरणी में कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये एक समस्या आ गई कांग्रेस के लिए। सारांश ये हुआ कि ये पैसा भी कहीं से आया होगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। सारा खेल 5,000 करोड़ की परिसंपत्तियों को हड़पने के लिए किया गया। अगर कांग्रेस चाहती तो जो उसने 90 करोड़ रुपए का, एग्जैक्टली 90.25 करोड़ है, जो 90 करोड़ का लोन दिया था उसको माफ भी कर सकती थी, राइट ऑफ कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस में एक से एक अर्थशास्त्री लोग थे। और एक बड़ी चीज है कि जो एजीएल है, एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड कंपनी है, इसके पास जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो जमीनें हैं लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में, उनको तत्कालीन सरकारों ने उपलब्ध कराया था, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सार्वजनिक उपयोग के लिए जो संपत्तियां सरकार ने दी हैं, उनको एक गोल मोल तरीके से घूम के वो व्यक्तिगत लोगों के पास पहुंच जाए, ये भी एक आपराधिक मामला है।
इससे पूरा मामला क्लियर हो जाता कि क्या इशू था और किस लिए किया गया। अब आप सोचते होंगे कि तो भाई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, भाजपा वाले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दरअसल इस बात का श्रेय मोदी सरकार को नहीं जाता। एक सुब्रमण्यम स्वामी है, बहुत ही खोजी व्यक्ति हैं, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। हालांकि वो टैक्टफुली हैंडल करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन ये उन्होंने ही मुकदमा फाइल किया दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन न्यायालय में 1 नवंबर 2012 को। जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ ये मामला गया, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक मामला, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, वित्तीय गड़बड़ियां, सारी चीजें थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये अनुरोध किया और फॉलोअप किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया इस मामले को सही पाया, और गांधी परिवार को ये उम्मीद नहीं थी, तो उन्होंने कहा अरे क्या बात है, वो उच्च न्यायालय चले गए। सारा सिस्टम तो पुराना चल ही रहा था, ये तो अभी सरकार बदली भी नहीं थी, उस समय का मामला है। और 7 दिसंबर 2015 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में जितने भी आरोपित थे, 4 आरोपित थे, राहुल, सोनिया, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, इन चारों को आपराधिक इरादे का दोषी पाया और इनके खिलाफ जांच को हरी झंडी दे दी। और इन लोगों ने जो याचिका दायर की थी कि उनके विरुद्ध मुकदमा खारिज कर दिया जाए, उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी और ये कहा मुकदमा चलेगा, जांच भी होगी। इस तरीके से मुकदमा आ गया। इस बीच में जो मोदी सरकार को क्रेडिट जाती है वो ये है कि 1 अगस्त 2014 को, यानी सरकार बनने के तुरंत बाद, मोदी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को जांच करने का आदेश दे दिया और उन्होंने जांच शुरू की। ये सब कुछ हो गया, ऐसे गांधी परिवार बहुत परेशान हुआ। 12 फरवरी 2016 को गांधी परिवार सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। अगेन सिस्टम तो उनका है, लेकिन वहां भी मुकदमा चला। इन लोगों ने अनुरोध किया कि ये मुकदमा रद्द कर दिया जाए क्योंकि ये इसमें कोई दम नहीं है और ये विचंट का मामला है, प्रतिशोध की भावना से किया गया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे मामले को देखा, उसकी गंभीरता को समझा। तो एक तो उन्होंने व्यक्तिगत पेशी के लिए छूट दे दी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कि भाई कांग्रेस का फर्स्ट परिवार है, प्रथम परिवार है। लेकिन उन्होंने मामला रद्द करने से इनकार कर दिया और प्रवर्तन निदेशालय को जांच करने की हरी झंडी दे दी। तो आप समझ सकते हैं, दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, तीनों जगह से जांच को हरी झंडी मिल गई। और इसके बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच की। ये सही है कि जांच बहुत धीमे धीमे चलती रही और इसे कहा जाता है ओपन एंड शट केसेस। जो ईडी की टीम है उसने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सबसे लंबी पूछताछ की। और लंबी पूछताछ के बाद जो नतीजे सामने आए उसमें जो ये प्रॉपर्टीज हैं 3 जगहों पर, लखनऊ, मुंबई और दिल्ली में, उनमें अटैचमेंट की कार्रवाई शुरू कर दी। और अभी 2-3 दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने जांच पूरी कर ली और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के विरुद्ध चार्जशीट फाइनल कर दी और न्यायालय में फाइल कर दी। और इसी के साथ लखनऊ, दिल्ली और मुंबई की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद तो तहलका मच गया। ये कांग्रेस में तहलका इसलिए मचा कि अगर जो राहुल और सोनिया दोनों ही जेल में चले जाते हैं तो कांग्रेस का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी चीज है जो सुब्रमण्यम स्वामी मांग भी कर रहे हैं, अगर मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य मिल गए हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून कहता है कि जो आरोपित हैं उनकी गिरफ्तारी अवश्य की जाए और गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की जाए। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा चला, अब तो जांच भी पूरी हो गई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जब इस चार्जशीट पर बहस होगी तो न्यायालय से इनकी गिरफ्तारी का आदेश हो सकता है। इसलिए कांग्रेस परेशान है। तो ये कुल मिलाकर ये मामला है यंग इंडिया, एजेएल, राहुल गांधी और सोनिया का। कैसे गांधी परिवार ने 5,000 करोड़ से भी अधिक की संपत्तियों पर कब्जा करने के इरादे से ये मामला चला है। और अब कांग्रेस वाले तरह तरह के लॉजिक दे रहे हैं। इस मामले में आप समझ गए होंगे। फिर इसके विस्तार से या किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।